अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ज़िंदानी ज़ात किस्त नंबर 33। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशंबे चारों तरफ से बर्फ से ढके पहाड़ों में घिरा हुआ था। रदुकाए पाक का इलाका था, जहाँ एक तरफ आसमानी इमारत जो म्यूजियम पर मुश्तमिल थी, एक तरफ घास थी। कुछ पौधे थे जो यकीनन बहार के मौसम में खूबसूरत फूलों से लदे होते थे। आर्किटेक्चर की खूबसूरत मिसालों से मुज़य्यन ये इमारतें निगाहों को खैरा किए दे रही थी। डैनियल कल से अभी तक एक गैर यकीनी सूरत हाल में था। वो एक संगी बेंच पर पिछले 2 घंटे से बैठा कॉफी का तीसरा कप पी रहा था। शेर उसे हिदायत करके गया था कि वो यहाँ से कहीं ना जाए और उसने ऐसा ही किया। वहीं बैठा कभी फोन पर खबरें पढ़ने लगता, तो कभी आसपास के नज़ारे करने लगता। दफा तक एक जानब से जूतों की धमक सुनाई दी। उसने सर उठाया और शेर को देखते ही खुद भी अपनी जगह से उठ गया। ये लो। शेर ने उसकी तरफ एक पासपोर्ट बढ़ाया। डैनियल ने नासमझी से उसकी तरफ देखते पासपोर्ट पकड़ा और खोलकर देखा। निहाल, निहाल फैज़ अहमद, ये तो मेरी। हाँ, ये तुम्हारा पासपोर्ट है और हम मालदीव जा रहे हैं। लेकिन क्यों? और ये क्या हम भाग रहे हैं? डैनियल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। इसे शेर से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो हमेशा डटकर मुकाबला करने वालों में से था। हम भाग नहीं रहे हैं डैनियल। शेर कभी नहीं भागता। हम खेल रहे हैं। एक ऐसा खेल जिसकी कोई हदूद और उसूल मुकर्रर नहीं है। मैं इनसे दूर रहकर भी इनसे लड़ सकता हूँ और अभी मैं यही करने जा रहा हूँ। अपनी चालें चल चुका हूँ, बिसात बिछा कर निकला हूँ। अब बस दूर से बैठकर मैं जंग का नज़ारा करूँगा और इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। शेर मुस्कुराया। डैनियल हनूज नासमझी से उसकी तरफ देख रहा था। अब ऐसे दूध पीते बच्चों की तरह मत देखो। इनका पहला वार तुम पर पड़ने वाला था, इसलिए तुम्हें भी साथ आना पड़ा। वो उसे घूर कर बोला। और मेरे घर वाले? डैनियल का चेहरा सफ़ेद पड़ा। वो भी महफूज हैं। शेर ने कहते उसे उठने का इशारा किया। डैनियल की रुकी हुई सांसें बहाल हुईं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट? शेर ने कहा और बाएं जानिब बढ़ गया। डैनियल ने अपना बैग उठाया और खुद भी उसकी जानिब बढ़ने लगा। मालदीव का मशहूर जजीरा जजीरा माफोशी था। खूबसूरत मनाजर, खूबसूरत मौसम, साफ और शफाफ पानी और इसके किनारे बने मुख्तलिफ किस्म के रिजॉर्ट, जहाँ सयाह जोड़े अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। जन्नत के लिए ये जगह नई थी। वो कई ममालिक में रही थी। छुट्टियां गुजारने बेशतर मशहूर जगहों पर ठहरी थी, लेकिन वो मालदीव कभी नहीं आई थी। न कभी सोचा था कि यहाँ आएगी। इंटरनेट पर हनीमून रेजिडेंशियल के तौर पर मशहूर मालदीव उसे कभी पुरकशिश ना लगा था। उसने कभी यहाँ आने की ख्वाहिश नहीं की थी। लेकिन ये मकाम जिस कदर सुकून और इत्मीनान बख्श एहसास दे रहा था, वो इसके लिए बिल्कुल नया था। जैसे वो दूसरी दुनिया से बिल्कुल कटकर एक नई दुनिया में चली आई थी, जिसका दूसरी दुनिया से जैसे कोई भी ताल्लुक न हो। नीले सिल्क गाउन में मलबूस वो पुरशोक निगाहों से समंदर की शफाफ लहरों को देख रही थी। सब्ज कांच सी आंखें अनजाने एहसास से चमक रही थीं। तभी एक एशियाई नकोश का हामिल नौजवान वहां आया और उसे नारियल पानी पेश किया। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने ऑर्डर नहीं किया था। ये हमारी सर्विस का हिस्सा है मैम, वो मुस्कुराकर बोला। जन्नत ने शुक्रिया कहते नारियल पानी थामा, जो नारियल के खोल में बड़ी नफासत और खूबसूरती से पेश किया गया था। उसने एक घूंट भरा तो पूरे जिस्म में तवानाई और ताजगी का एहसास जगा। उसने एक खुशगवार सांस लेते असाब ढीले छोड़े और वहीं ठहरने लगी। उसने अपने पैरों को जूतों से आजाद कर दिया। इंजॉय कर रही हो? देखकर अच्छा लगा। नर्म मुस्कुराते लहजे पर वो उछल पड़ी। झटके से गर्दन घुमाकर उसे देखा। सर से पैर तक, फिर पैरों से सर तक इसका अच्छी तरह मुआयना किया। इसे वहम होते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, ख्वाब देख रही हो? वो हंस दिया, जिस पर जन्नत का हलक कड़वा हो गया और एक तेज और सर्द निगाह इस पर डाली। आंखों से गोलियां बरसाती रहोगी, हेलो नहीं कहोगी? हम कितने वक्त के बाद मिल रहे हैं। शिकवा की निगाहों से उसके चेहरे को हिसार में लेते वो सुस्त कदमों से चलता उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। जन्नत की यूं बिल्कुल सामने आ जाने पर वो रुख मोड़ गई। शेर ने उसके शानों पर बिखरे बालों को समेट कर हाथों में लिया और हल्का सा खींचा। इतने छोटे? तुम्हें क्या? जन्नत ने अपने बाल उसकी गिरफ्त से आजाद करवाए। और तुम मेरी जिंदगी के फैसले करना कब बंद करोगे? वह पलटकर तल्ख लहजे में पूछने लगी। जब तुम्हें अपनी जिंदगी की अहम जिम्मेदारी समझना छोड़ दूंगा। जवाब ठग से आया था। अब मैं बची नहीं रही हूँ। मेरे डैड जैसे मत बनो।
तुम्हारे डैड ने भी सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाज़त के लिए तुम्हें यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया और बेहतर होगा हमारा मवाज़ना ना मत करो। वो तहम्मुल से पुरसकून लहजे में कह रहा था। जन्नत मज़ीद कुछ ना बोली, खामोश रही। आखिरकार ऑफ़िस में एडजस्ट होने लगी थी। तुमने टर्मिनल लेटर जारी कर दिया। एक और शिकवा, मैं तुम्हें गैर महफूज़ जगह पर नहीं छोड़ सकता। वही पुरसकून अंदाज़ था। जन्नत गहरी सांस लेकर रह गई। तुम्हें तुम्हारा रूम कैसा लगा? शेर ने नरमी से सवाल किया। खूबसूरत है, जन्नत आहिस्तगी से बोली। कुछ देर पहले की खुशगवारियत की जगह वहमोखत चाँद ने ले ली थी। ज़हन फिर अनगिनत सवालों के भंवर में डोलने लगा था। क्या सोच रही हो? शेर ने उसके चेहरे पर फैली सोचों के मझधार को बगौर देखते सवाल किया। कब तक ये सब चलता रहेगा? जन्नत ने समंदर की पुरजोश लहरों को देखते हुए कहा। जिंदगी कब तक इन बेलगाम लहरों की मानंद साहिल से टकराकर समंदर में गिरती रहेगी? क्या तुम नहीं थकते शेर? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी एक पुरसकून जिंदगी हो, जहां तुम्हें किसी के पीछे ना भागना पड़े, जहां किसी को तुम्हारी खोज ना हो? एक नॉर्मल इंसानी जिंदगी। जन्नत के लहजे की थकन एक पल के लिए शेर का दिल बोझल किया था। वो इस सब में एक ऐसा किरदार थी जिसका जिंदगी की सारी खुशियों और जहां भर के सुकून पर सबसे ज्यादा हक था। उसने बेख्तियार उसे कंधे से लगाते उसका सर नरमी से थपथपाया। जन्नत का वजूद इस पल ठहर गया। उसने गर्दन घुमाकर शेर की जानिब देखा। उसकी आंखों में जगे पुरसुकून एहसास ने जाने क्यों शेर को एहसास जुर्म में मुब्तला किया था। वो उसकी आंखों में देखता रह गया। रात को 8 बजे तैयार रहना, हम कहीं जाएंगे, शेर ने नरमी से कहा। हम कहाँ जाएंगे? जन्नत ने अचंभे से सवाल किया। मैं और तुम, और कहाँ जाएंगे? ये एक सरप्राइज है। हाँ, मैं सोचती हूँ अगर मेरी जिंदगी पर कोई किताब लिखी जाए तो इसका अनवान भी यही होगा, सरप्राइज। हंसते हुए बोली। शेर उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद सवाल किया, और अगर मेरी जिंदगी पर कोई किताब लिखी जाए तो इसका अनवान क्या होगा? मुस्कुराते हुए पूछा। जंदान। जन्नत ने फौरन सोचे बगैर जवाब दिया। जंदान, दिलचस्प। शेर हंस दिया। इनसे कुछ फासले पर पीछे की तरफ डैनियल खड़ा बहुत गौर से उनकी जानिब देख रहा था। मुझे मालूम था कि इन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है। मास्टर खुद तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेरा क्या? क्या मैं यूं ही हनीमून रेजिडेंशियल पर किताब कबाब में हड्डी के तौर पर मौजूद रहूंगा? वो नारियल पानी पीते हुए सोच रहा था, फिर गर्दन घुमाकर आसपास देखा। कहीं कोई लड़की अकेली मिल जाए तो हेलो हाय ही कर ले। माइक्रोस्कोप लेकर देखूं तो भी दूर दूर तक कोई तन्हा नहीं। मुझे सोलो ट्रिप पर निकल जाना चाहिए। अपनी सोचों पर खुद ही सर हिलाता वो वहां से पलटा जब इसका फोन बजने लगा। एक पल को चौंका। ये वाला नंबर तो गिने चुने चंद लोगों के पास है। इस पर कभी कॉल्स नहीं आती थी। फोन निकालते स्क्रीन को देखा और चौंक गया। हेजियल। वो बड़बड़ाया और बेख्तियार कुछ फासले पर खड़े शेर को देखा। उलझन में घिरा कई पल स्क्रीन को देखता रहा, फिर फोन उठाकर कान से लगा लिया। डैनियल, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? कैसी बात मैम? बोलते कदमों पीछे हटा। इस मंजर से दूर होने लगा। अभी इस वक्त इन हालात में काबिल भरोसा इंसान तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? वैसे ही जैसी राजदारी से तुम शेर के काम करते हो। वो बेताबी से कह रही थी। मैं रूस में नहीं हूँ मैम, अमारात में हूँ। माजरत चाहता हूँ। उसने एहतियात बरती। वो जल्द से जल्द फोन बंद कर देना चाहता था। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिस पर तुम्हें भरोसा और वो मेरा ये काम कर सके? स्टीफन जे आर, मॉस्को में मेरा दोस्त है। उम्मीद है वो आपको मायूस नहीं करेगा। मैं जल्दी में हूँ। मुझे कहीं पहुंचना है मैम। फोन बंद करता हूँ। उसने तेजी से कहते फोन बंद किया और जल्दी से सिम कार्ड निकालने लगा। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। क्या वो इस कॉल के बारे में शेर को आगाह करें? यकीनन वो बहुत जरूरी है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। गहरी सांस भरते खुद को कंपोज करता वो आगे बढ़ता गया। मॉस्को में जंगल के बीच बने इस आलीशान महल की सिक्योरिटी मामूल से कई गुना ज्यादा थी। महल की छत पर हेलीकॉप्टर मौजूद था। ड्रोन कैमरे छत के आसपास उड़ते दिखाई दे रहे थे। जामनी पड़ते आसमान तले परिंदों का गोल दायरे में चक्कर खाता दिखाई दे रहा था। दफतन महल के कंट्रोल रूम में बैठे बावर्दी गार्ड पूरी तवज्जो सिक्योरिटी सिस्टम पर लगाए हुए थे। कंट्रोल रूम से मकामी ज़बान में कुछ कहा गया और देखते ही देखते महल की रोशनियां जलाई जाने लगी। बाहर की चंद एक स्ट्रीट लाइट भी जलने लगी। अब मंजर में जामनी रंग के साथ सफ़ेद और सुनहरा रंग भी मिल गया था। मौसम और मंजर कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। और ड्यूटी भी कौन सी?
एक खाली महल की हिफाजत। मुंह बंद रखो। गलती से भी ये बात अपनी जबान से मत निकला। चीफ ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरे गार्ड ने उसे डपटा और कॉफी का घूंट भरने लगा। क्या वाकई महल पर हमला या गवर्नमेंट रेड का खतरा है? हाँ, दूसरे गार्ड ने तायद की। गवर्नमेंट रेड? गवर्नमेंट रेड? क्यों? क्या यहाँ कुछ हुआ है? क्या तुम खबरें नहीं देखते? गोल्डन फॉक्स और एसआर अब दो दो अलग कुव्वतें हैं और हर गुजरते दिन के साथ इनके ताल्लुकात बिगड़ते चले गए। ये बहुत अंदर की खबर है कि मास्टर एसआर पर शाही खानदान की कीमती नायाब नवादरात की चोरी का इल्जाम है। एफ आर एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिर वक्त हुकूमत की जानिब से ज़्यादा तेज़ी इसलिए नहीं दिखाई जा रही कि हमारे वज़ीर आज़म के हल्के के ताल्लुकात गोल्डन फॉक्स से कुछ इतने बेहतरीन नहीं कि इनके कहने पर एसआर पर फौरी एक्शन लिया जाए या कोई बड़ा इकदाम किया जाए। इसलिए अभी ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो कानूनी कार्रवाई की मदद लेंगे या फिर कोई खुद ही कदम उठाएंगे। तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी पर नहीं जाना? तभी सीनियर ऑफिसर वहां पर आया तो दोनों बुरी तरह घबरा कर तेजी से अपनी अपनी कॉफी लिए वहां से गायब हो गए। सीनियर अफसर ने वहीं खड़े खड़े कुछ हदायत जारी की और अपना माइक्रोफोन ऑन करता आगे बढ़ गया। दुशंबे से 15 किलोमीटर मगरिब में वाक़ वादी हसार सब्ज़ाज़ारों से लदी खूबसूरत वादी थी, जो छोटी पहाड़ियों में से घिरी कुदरत के हुस्न का बोलबाला कर रही थी। शाम नहीं हुई थी मगर सूरज डूबने को था। आसमान से गुलाबी माल रोशनी सी फूट रही थी। वो हाथों में बड़े शॉपर लिए मुख्तलिफ गलियों से गुजरता आगे बढ़ रहा था। जिस्म पर एक मोटी स्वीट शर्ट और चेहरे पर सादा स्याह मास्क लगाए वो आसपास के मंजरनामे पर भी गौर कर रहा था। ये गांव, ये जगह इसके लिए गैर मानूस नहीं थी। वो कई बार यहाँ आया था। यहाँ की रंगीन तासुर देती कदीम तर्ज पर बनी गलियां और कच्चे पक्के मकान उसे एक खूबसूरत एहसास देते थे। आखिरी बार वो यहाँ 3 साल कब्ल आया था। सोचते हुए उसकी आंखों में उदासी भर आई। अबू बकर उसका एक अच्छा दोस्त था। तुर्की में मुकीम एक छोटी सी ऑटो शॉप का मालिक इसकी हर किस्म की मदद में पेश पेश रहता था। वो नौजवानों से तरक्की में काम से सिलसिले में रह रहा था और वहाँ उसके अच्छे ताल्लुकात और जान पहचान थी, जिसका हाशिर को अक्सर फायदा पहुंचता था। दफतन वो एक सुनहरी दरवाजे के करीब आ रुका। एक गहरी सांस ली और लोहे का कुंडा बजाया। कौन है? किसी लड़की ने पूछा था। साथ ही कदमों की आवाज करीब आती महसूस हुई। बहन पाकी, मैं पाकी, उसने तुर्क ज़ुबान में जवाब दिया। दरवाज़ा ठक से खुला। दो सुनहरी चमकती आंखों ने पुरजोशी से उसका जायजा लिया, फिर उसके हाथ में पकड़े सामान को देखा। वो 17-18 साल की लड़की थी। टमाटर जैसे सुर्ख फूले गाल और गोल मटोल चेहरे वाली लड़की जिसके सर पर छोटा सा सुर्ख रुमाल था। शहद रंगी बालों की दो लटें आज़ादी से चेहरे का तवाफ कर रही थी। फूलदार फूलदार लंबी फ्रॉक जिसकी आसीनें बड़ी खुली खुली सी थीं। सलाम। मुस्कुराते हुए सलाम किया, फिर पलटकर बुलंद आवाज में अंदर इतला दी। अनीम, बबाम, बा, पाकी बेगील दे। अम्मा बाबा, पाकी साहब आए हैं। या मरहबा, जोचक, मरहबा, गील गील। तभी अंदर से बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और उसे गले से लगाती अंदर ले गई। सेबल, गील सना। साथ ही उस दोशीशा को भी आवाज दे डाली। वो पुरजोशी से उठलाती अंदर की जाने बढ़ी। इतनी सहमत करने की क्या जरूरत थी बेटे? फुरकान साहब ने नरमी से कहा। सहमत की क्या बात है? सहमत की बात तो है। हमें इन चीज़ों से ज़्यादा आपके आने का इंतज़ार रहता है, जो हमेशा सालों बाद ही नसीब होता है। आपको फुर्सत नहीं मिलती या हमारी याद नहीं आती। फुर्सत की बात करें तो वो इतनी भी नायाब नहीं होती कि 3-3 साल तक दस्तयाब ही ना हो। बस करो सिबिल, अभी तो बच्चा आया है। बस कैंची जैसी ज़ुबान ही चलाओगी या कुछ इंतज़ाम भी करोगी खाने-पीने का? रवीदा खानम ने उससे डपटा तो वो मुँह बसूरे हाशिर की जानिब देखने लगी। हाशिर मुस्कुराती नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। ये लो, ये सामान भी ले जा। कनाफा, दुम्बे के कोफ्ते। मुझ पर हुक्म मत चलाइए और मेहमान हैं आप, मेहमान खुद नहीं बताता कि उसे क्या खाना है। वो मुंह बनाए कहती सामान उठाने लगी। देख रहे हैं सिफर खान साहब, ऐसी मेजबानी करोगे तो कौन सा मेहमान है जो रोज रोज मुंह उठाए चला आएगा। हाशिर ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। ज्यादा ही जबान चलानी आ गई है। वो बुड़बुड़ाती हुई वहां से रुखसत हुई। पीछे रवीदा खानम समेत हाशिर और फुरकान साहब के कहकहे गूंजते गए। बिल्कुल सही क्लास लेती है ये सेबल तुम्हारी। भला ऐसे कौन करता है?
हम तो तरस जाते हैं तुम्हारा चेहरा देखने को। आखिरी दफ़ा ईद को तुम्हारी कॉल आई थी। तोहफ़े ही नहीं भेजे जाते सिर्फ़, खुद भी हाज़िरी लगाई जाती है मोहतरम। फुरकान साहब शफ़क़त भरे लहजे में उसे डपट रहे थे। हाशिर फ़क़त सर हिलाता, झुकाए, मुस्कुराता रहा। फुरकान भी बहुत ही अहम और पेचीदा काम में मसरूफ़ था। अब तो साल होने को आया। अल्लाह का ख़ास करम था कि हमने 90% अपना मकसद हासिल कर लिया है। बाकी अब वापसी है। इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतर सब हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ़ाज़त में रखे। ज़मीनों पर काम कैसा चल रहा है? बेहतरीन। तुमने जो कागज़ात बनवा कर दिए थे, इसके बाद फिर कभी दारा वापस नहीं आया किसी किस्म का दावा करने। सिबिल ही चाहती है, साथ कुछ मुलाज़िम भी। खुदा तुम्हें इसका अजर देता रहे। खाना खाकर सिबिल के साथ जाना, बगात का चक्कर लगाना, आज रात यहीं क़याम करना। हमेशा आधे दिन को आते हो। हाँ, आज रात यहीं रुकूँगा। कल सुबह निकल जाऊँगा। मेरी कल दोपहर की फ़्लाइट है। हाशिर ने कहा। ये बात सुनकर दोनों मियाँ-बीवी के चेहरे खिल उठे। अरे वाह! हमारी तो ईद ही हो गई। रवीदा खानम हाशिर का हाथ गर्मजोशी से दबाती पुरजोशी से बोली। इनकी मोहब्बत पर वो मुस्कुरा कर रह गया। इनकी ये पुरखुलूस मोहब्बत ही थी जो हाशिर को इनसे बेगाना नहीं होने देती थी। वरना ऐसे सफ़र में रास्तों में कई लोग मिलते हैं, जिनके साथ कुछ दिनों की, कुछ घंटों की मानूसियत होती है। लेकिन वक़्त ज्यों गुज़रता है, वो ज़हन से महव हो जाते हैं। कुछ कभी ना याद आने के लिए, तो कुछ कभी फ़क़त सालों में हल्की से शबीह की सूरत में ज़हन के पर्दे पर ज़ाहिर होते हैं। मगर ये घर, ये ख़ानदान, ये जगह हाशिर के लिए कुछ वक़्त का सुकून और अपनाइयत भरा एहसास था। वो इनसे कभी लापरवाह नहीं रह पाता था। आसमान सितारों से भरा था, कुछ ज़्यादा रोशन, तो कुछ कम रोशन। कुछ बड़े तो कुछ छोटे से। गहरी नीली रोशनी आसमान पर हर सू फैली हुई थी। निगाह आसमान पर डाली जाती तो मुश्किल था कि निगाह भटक जाए। एक ऐसी ही तिलिस्माती कशिश ने आसमान को अपने घेरे में ले रखा था, जैसे हर सितारा अपनी चमक से तिलिस्म बिखेरता हो। निगाहों को बांध लेने वाला तिलिस्म। इस रतीले साहिर पर दूर दूर तक सन्नाटे का राज था। नारियल के दरख्त खामोश खड़े थे। समंदर भी पुरसकून था। अमूमन रात के पहर लहरें बड़ी चंचल हो जाया करती हैं, लेकिन आज अजब सा जादू इस पुरसकून मंजर पर हावी था। मेज पर रखा खूबसूरत नारंगी लालटेन और इस आसपास सजावट के लिए लगाए गए नन्हे नन्हे इलेक्ट्रिक दिए। फूलों की धीमी सी महक हर सू फैली हुई थी। वो सफेद फॉर्मल शर्ट पहने, ऊपर के दो बटन खोले, आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, कुर्सी की पुश से टेक लगाए बैठा था। बाल जदीद अंदाज में बने थे। गले में लटकता मखसूस हेवन के हरूफ का वो पेंडेंट अलग से ही चमक रहा था। दफातन उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। जन्नत अभी तक नहीं आई थी। इसका फोन बजा। उसने जेब में हाथ डालते अपना फोन निकालकर स्क्रीन को देखा तो अब्रू इकट्ठी हुई। शेर ने फोन उठाकर कान से लगाया। बोलो एडसन, हमारा काम हो गया, दूसरी तरफ पुरजोश से कहा गया। शेर बेख्तियार मुस्कुराया। कैसे? जॉर्जिया इस मीटिंग में शामिल थी, जहां आपको टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था। हमारे पास पूरे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग है। जॉर्जिया के मुताबिक वहां गोल्डन फॉक्स नहीं था, लेकिन उसके 3 अहम आदमी वहां मौजूद थे। लेकिन मीटिंग होल्डर ये बात नहीं जानते कि वो 3 लोग गोल्डन फॉक्स के थे। वो आखिर तक बेखबर रहे। इसका मतलब गोल्डन फॉक्स वहां नहीं है। इत्तलात के मुताबिक वो रसूमात की तैयारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को आपके महल की तरफ छानबीन के लिए भेजा गया है। इन्हें यकीन है कि आप वहीं हैं। सिर्फ गोल्डन फॉक्स जानता है कि आप महल में नहीं हैं, लेकिन उसने ये बात ज़ाहिर नहीं की है। यकीनन वो किसी और चक्कर में है। शेर ने आहिस्तगी से कहा। मैं तुम्हें 11 बजे के बाद कॉल करूंगा, कॉन्फ्रेंस कॉल। तमाम लोगों को कहो कि वो तैयार रहें। ओके मास्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। शेर ने पुरसोच निगाहों से समंदर को देखते कॉल काटी और फोन मेज पर रख दिया। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गए। दफतन आहट हुई। जन्नत छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आती दिखाई दी। आसमानी रंग के स्लिप गाउन में मलबूस थी। बालों की सीधी मांग निकालकर पीछे दरमियान में पोनी बांध रखी थी। हल्के से ग्लिटर शेड्स और हल्के रंग की लिपस्टिक थी। मेकअप बड़ी नफासत और तवज्जो से किया गया था। महवियत से उसे देखते हुए चौंका, फिर तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसके लिए कुर्सी खींची। जन्नत ने अचंभे से उसकी तरफ देखा, फिर कंधे उचकाकर कुर्सी पर बैठी। शेर ने मेज पर रखा फूलों से भरी छोटी सी टोकरी उसके सामने रखी। तुम्हारे लिए। वो बैठती ही खूबसूरती से मुस्कुराई। शेर के दिल को राहत सी हुई। ये मुस्कुराहट कुछ इशारा दे रही थी।
जैसे ये तैयारी, ये इंतज़ाम और ये इंतज़ार उसे पसंद आया हो। मेरी दावत कबूल करने और उसे अहमियत देने का शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आना ही था। वो अपनी उँगली में पहनी हुई अंगूठी को देखते हुए बोली। ये वो अंगूठी थी जो आखिरी दफ़ा शेर ने उसे दी थी। शेर की निगाह उसकी उँगली पर गई तो वो आहिस्तगी से हँस दिया। तुमने ये रिंग पहनी, मुझे अच्छा लगा। तुमने मुझे ये रिंग क्यों दी थी? जन्नत ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि ये कीमती है और मेरी सारी कीमती चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। जैसे कि? जन्नत ने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सवाल किया। जैसे कि मेरा वक़्त, मेरा दिल, मेरे एहसासात और जज़्बात वग़ैरह। तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते का सबसे अहम हिस्सा कौन-सा है? क्या वो बचपन का 1 साल? जन्नत ने एक और सवाल किया। शेर कुछ पल तक खामोशी से मेज़ की सतह को देखता रहा। नहीं, वो 1 साल नहीं, वो बचपन भी नहीं, ना इसका कोई एक लम्हा। शेर ने सोचते हुए कहा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे रिश्ते की बुनियाद क्या है? इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या हो सकता है? या सिर्फ़ ये ज़िंदगी की भाग-दौड़ का एक हिस्सा है? हमारे रिश्ते की बुनियाद वो एहसास है जो सालों से हमारे वजूद में पनप रहा है। वो एहसास अपनायत जो इंसान को अपने वजूद से, अपने घर से, वहाँ से जहाँ वो नमू पाया और फिर वो एहसास, इस एहसास का वजूद जो सिर्फ़ वहीं से जुड़ा रहा। फिर वो एहसास हमें कहीं और नहीं मिलाया। हमने ढूँढने की कोशिश नहीं की। दुनिया उसे मोहब्बत कहती होगी, इश्क कहती होगी, पर मेरे लिए ये एहसास मेरे वजूद के अंदर मेरी सलामती और मेरी रूह की हिफाज़त है, जो तुम्हारे वजूद के हिसार में होती है। मेरी रूह का घर है तुम्हारे वजूद में। शेर बड़ी नरमी से बड़ी ही गहरी वजद में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा था। इसका ख़ज़ूर जन्नत की सिसकी ने तोड़ा। वो चौंक सा गया। जन्नत तुम रो रही हो? क्या हुआ? उसकी सुर्ख़ आँखें चेहरे पर आँसुओं की धारें देख वो दंग रह गया। मुझे नहीं पता, उसने खुद पर काबू पाते कहा। शेर अपनी जगह से उठकर उसके करीब नीचे मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। आई एम सॉरी, शेर ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। सॉरी क्यों कह रहे हो? वो रोते-रोते उसका चेहरा देखते बेख्तियार आहिस्तगी से हँस दी। तुमने डरा ही दिया था। ये रोने की बात है, छोटी चुड़ैल। शेर ने जन्नत की गाल पर हल्की सी चपत लगाई और उसका सर थपथपाता अपनी जगह पर आया। क्या खाओगी? मैं जानता हूँ तुम्हें सी फूड पसंद नहीं, इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया अभी तक। पर मैं मेन्यू में कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो तुम्हें पसंद आ सकती हैं। तुम्हें अब तक याद है कि मुझे सी फूड पसंद नहीं? हाँ, क्योंकि तुम्हें मछलियाँ पसंद हैं, पर खाने के लिए। बाकी चीज़ों से तुम्हें उलझन होती है, तुम इन्हें ज़िंदा देख नहीं सकती। खुद जाके इन्हें रेंगता हुआ तसव्वुर किए बगैर खाकर हज़म कर लेना। शेर ने लफ्ज़-ब-लफ्ज़ ये उसकी बात दोहराई जो उसने कई साल पहले कही थी। जन्नत बेख्तियार खिलखिलाकर हँस दी। तुम्हारा हाफ़ज़ा बहुत तेज़ है, जैसा कि तुम जानती हो। वो सर खम देता मुस्कुरा दिया। शेर ने उसकी तरफ मेन्यू बढ़ाया। सैलेड और एक साइड डिश। और कुछ? मैं डाइट पर हूँ। अगले महीने मेरा रैंप शो है। डाइट? तुम्हें डाइट की ज़रूरत है? परफेक्ट हो, थोड़ी-सी। वो मुस्कुराई। हम कब तक यहाँ रहेंगे? जन्नत ने दोनों हाथ गालों पर रखते हुए सवाल किया। अगले हफ्ते तक। कल हम एक वाटरफॉल देखने जाएँगे, फिर कुछ मज़ीद जगह। शानदार! वो पुरजोश से मुस्कुराई। लेकिन एक असूल है, हम किसी मतनाज़ा मसले के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ हमारी बातें होंगी। शेर ने उसकी आँखों में देखते ताकीद की हो जैसे। लेकिन कुछ संजीदा मसले हैं जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ। इसके बाद ही मैं बेफ़िक्री से तुम्हारे साथ ये सैर-ओ-सयाहत का शौक पूरा कर सकूँगी। वो कुछ संजीदा हुई। शेर ने गहरी साँस ली और इस बात में गर्दन हिलाई। ठीक है, अभी हम इस सब पर बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर नहीं। शेर ने ताईदी नज़रों से उसे देखा। ऑलराइट, मैं अपने डैड के बारे में जानना चाहती हूँ। वो आहिस्तगी से बोली। शेर पहले ही जानता था कि वो यही पूछेगी। जन्नत, तुम्हारे डैड पाकिस्तानी सरकार की कैद में हैं, उसने नरमी से कहा। जन्नत फ़कत खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। वो नाबालिग बच्चे-बच्चियों की खरीदो-फ़रोख्त में मुलव्विस रहे हैं। उन्होंने इन गुज़रे सालों में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी, अफ़गानी, भारतीय और बांग्लादेशी बच्चों का अग़वा, अज़ा की खरीदो-फ़रोख्त ये करते रहे हैं। औरतों को मुख्तलिफ़ ममालिक में बेचना, इन्हें जिनसी ग़ुलामी के लिए मुख्तलिफ़ रईसों के मोहल्लात में भेजना। कई साल पहले भी इनके खिलाफ़ पाकिस्तानी ऑपरेशन किया गया था, जो पूरी तरह नाकाम रहा था। ये काम वो गोल्डन फॉक्स की रहनुमाई और सरबराही में करते रहे। इन्हें गोल्डन फॉक्स की सरपरस्ती हासिल थी। मैंने कई दफ़ा इशारे किनारों में इन्हें समझाने की कोशिश की थी। जानती हो, मेरी और रमेश की आपस में नापसंदीदगी एक तरफ,
لیکن اندر ہی اندر ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمارا تعلق کیا ہے۔ تمہارے ڈیڈ تمہارے حوالے سے مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، اس لیے وہ تمہاری طرف سے ایک حد تک لاپرواہ بھی فقط اس لیے ہو گئے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ میں تمہاری طرف سے کبھی لاپرواہ نہیں رہوں گا۔ شیر کچھ پل خاموش رہا۔ جنت نما آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ شیر نے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے دباؤ ڈالا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی کسی موڑ پر انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہے۔ اور جانتی ہوں، ایک دن امش نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ وہ گہری سانس لے کر پیچھے کو ہوا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ ایک ہنگامے سے بھرا دن تھا جب امش کو اچانک صوفیہ اور شیر کے رشتے کا علم ہوا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کسی طرح اس کا راز ایسے استعمال کرے کہ شیر قابو میں آ جائے۔ قطری وفد سے ایک لمبی میٹنگ کے اختتام پر امش نے اسے جا دیا تھا۔ تو تم نے اس وفد کے سامنے میری اہمیت کو رتی برابر ظاہر کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں پچھلی کئی دہائیوں سے گولڈن کے ساتھ ہوں۔ وہ تقریباً غرایا تھا۔ تو کیا تیر مارے تم نے گولڈن کے ساتھ رہ کر؟ کالا دھن کمایا، نئی نئی عورتیں، کم عمر بچیوں کو لا کر اپنی راتیں رنگین کرتے رہے ہو۔ تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ دنیا کے بڑے بڑے ناموں کے لیے تم اور ہیزل کس قسم کی دلالی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہو۔ میں تمہیں اپنے کاروبار میں کس قسم کی اہمیت دوں؟ ہاں، مت بھولو کہ جنت میری بیٹی ہے شیر۔ اوہ، شیر ہنس دیا۔ جنت تمہاری بیٹی ہے؟ اس کے علاوہ تمہارا جنت سے کیا تعلق ہے؟ شیر نے بڑے ہی پرسکون انداز سے اسے بے سکون کیا تھا۔ میں اسے تمہاری طرف سے بدل کر دوں گا۔ امش نے دانت کچکچائے۔ کوشش کر کے دیکھ لو، شیر نے مسکرا کر کہا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم نہیں ہوں کہ اپنے کارناموں کی وجہ سے بیٹی کو دنیا کے سامنے نہ لاؤ، اس کی حفاظت نہ کر سو، اسے چھپاتا پھروں۔ جس روز میں اسے اپنا نام دوں گا تب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسے نقصان پہنچانا دور، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ آزادی سے جہاں چاہے گی جائے گی، کیونکہ تب وہ صرف امش کی بیٹی نہیں ہوگی، اس شیر کی بیوی ہوگی جس نے اپنے دشمنوں کو ان کے قبروں کی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر پورے اعتماد اور یقین سے بولا تھا۔ امش سن سپاٹ سا شیر کی دھاڑ کے جواب میں یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ تمہاری کوئی اہمیت رہی ہے، تبھی میں تمہیں ہر بار جانے دیتا ہوں۔ تمہیں اس لیے جانے دیتا ہوں کہ خبیث ترین، ذلیل ترین اور بغیرت ترین ہو کر بھی تم جنت کے باپ ہو۔ اور رہی صوفیہ، تو اسے مجھے جنا ضرور ہے، لیکن وہ بھی تمہاری طرح خبیث ترین، بد کردار اور گھٹیا عورت ہے۔ تو مجھے وہ اپنا بیٹا کہہ بھی دو تو دنیا یقین نہیں کرے گی امش۔ میرا ایک مقام ہے اور وہ عورت اس مقام کی دھول بھی نہیں کہ کوئی اس بات پر یقین کر لے۔ اب تم اپنی منحوس صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ تم جنت سے سچی محبت کرتے ہو، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ ورنہ چاہوں تو میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں شیر، مجھے اتنا بھی گرا ہوا مت سمجھو۔ ویسے بھی ایک کہاوت ہے کہ جو جتنا گرا ہوا ہوتا ہے دوسروں کو اتنا گرانے کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو شیر؟ کیا کہا تھا ڈیڈ نے؟ جنت نے اس کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، ہمارے ہر اختلاف کے باوجود۔ وہ اس حوالے سے بے فکر رہ سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی وہ نہ ہو تو تم مجھے میرے ساتھ محفوظ رہو گی۔ وہ مسکرایا۔ جنت اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں تمہارے ڈیڈ کو کسی سزا سے نہیں بچا سکتا، لیکن تم چاہو تو میں تمہاری ان سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ اس بات پر جنت کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ کچھ متذبذب سی ہوئی۔ جب چاہو، جب تم ان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ان سے تبھی ملنا جب تم اپنا دل صاف کر لو۔ انسان بہت گناہ گار اور بدکار ہو کر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اور وہ دنیا میں ہر انسان کی نفرت سہ سکتا ہے سوائے اپنی اولاد کی۔ اولاد کی نفرت انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک پل کے لیے کھو سا گیا۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آیا۔ سالوں سے وہ بے رنگ آنکھیں جن میں اس نے ہزاروں رنگ بھر دیے، لیکن وہ بے تاثر سا اثر کبھی نہ ختم ہوا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی حاشر دوبارہ آ گیا۔ اس کے بعد جا کر بھی شیر انہیں اپنے پاس روک نہ سکا، اور آخرکار اسے زندگی کا ایک مشکل ترین فیصلہ کرنا پڑا۔ اسے یہ بہت مشکل لگا تھا۔ اسے لگا وہ باپ کی زندگی میں موجودگی کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ وہ اطمینان کھو دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے اپنا من ہلکا لگا تھا۔ شکریہ۔ جنت کے بھرائے ہوئے لہجے نے شاعر کو خیالات کی رو سے باہر نکال دیا۔ میں کوشش کروں گی، ہر ممکن کوشش۔ گڈ گرل،
शेर ने नरमी से कहा और आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। चलो अब खाना शुरू करते हैं। शेर ने खाने की तरफ इशारा किया। जन्नत सर हिलाने लगी। नम आंखें शेर की तरफ देखते हुए मुस्कुराई थी। तुम्हें पता है शेर, जब तुम मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते थे तो मैं सोचती थी कि अब तुमसे नहीं मिलूंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी। ये ताल्लुक कुछ नहीं है, लेकिन वो हिफाजत का एहसास जो मुझे तुम्हारी मौजूदगी में होता है, इन सारे शिकवों को भुला देता है। जब तुम्हें ग्रीन मैंशन से लेकर जाया गया, मुझे तब भी लगा था कि मेरे सर से महफूज छत छीन गई है। वो हिफाजती हिसार तुम्हारे होने से ही महसूस हुआ है हमेशा। वो आहिस्तगी से कह रही थी, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा जन्नत। उसने उसका हाथ थपथपाकर कहा। जन्नत पर यकीन से मुस्कुरा दी। सेबल आगे आगे चल रही थी। कदमों में बला की तेजी थी। अंदाज चारहाना और कदरे बेनियाज। हाशिर दम सादे पीछे चलता आस पास का नजारा कर रहा था। आसमान नीला और साफ था। ताजगी भरी हवा चल रही थी, मगर ठंड का एहसास इतना नहीं था। चरिंद परिंद दरख्तों में छुपे गीत तलाप रहे थे। आवाजें गाहे बगाहे कानों में पड़ती भला सा तासुर देती थी। बाबा के सामने यूं पेश होते हैं जैसे दुनिया के मसरूफ तरीन इंसान हो। तेज तल्ख लहजा। ये इतनी खफकी? ठीक कहता था अबू बकर। क्या कहता था अभी? वो पलटकर तीखी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए पूछ रही थी। यही कि करेले भी तुम्हारी कड़वाहट से पनाह मांगते होंगे। अल्लाह अल्लाह, कड़वाहट ही है। वादा फरामोश नहीं हूं, बेवफा लापरवाह तो नहीं। वादा? शाह हाशिर उलझ गया। कौन सा वादा? हाशिर ने सवाल किया तो वो रुक गई। वो तकरीबन अंगूरों के बागात तक आ पहुंचे थे। उफ, क्या अब भी मैं आपको छोटी बच्ची नजर आती हूँ? तल्खी से सवाल करती आंखों में नमी उभरने लगी। हाशिर का मुंह खुला रह गया। उसने नुसमझी से उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। 7 साल पहले तो आपने कहा था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करेंगी। क्या वो झूठ था? हमेशा की तरह सवालनामा तैयार कर रहा था। हाशिर अपना सर पकड़ रह गया। सेबल, बेवकूफ लड़की, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम मुझसे आधी उम्र की हो। मेरे लिए हमेशा वही 10 साल की बच्ची रहोगी, चाहे जितनी बड़ी हो जाओ। वो इसकी कम अकली पर तासुब से बोला। तो वो सब क्या था? वो वहीं पथरीली चट्टान पर बैठ गई, रूहानसी होकर बेबसी की तस्वीर बनी। जानते हैं, वादी के सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, पर मैं इन्हें कहती हूँ मर ही जाओ। मैंने आपके सिवा किसी के ख्वाब नहीं देखे। वो रो पड़ी। हाशिर इस सूरत हाल में बेबस सा खड़ा था। कई पल उसे समझ न आया कि वो क्या कहे। अभी तुम छोटी हो सेबल, ना समझो। इस उम्र में यह बात आम है। हम बहुत जल्द किसी से मुतासिर हो जाते हैं। आप किसी नहीं हैं। वो रोते रोते चिल्लाई। तो क्या तुम्हें मंजूर है कि जिससे तुम्हारी शादी हो, वो जज्बाती तौर पर कभी दस्तयाब ही ना हो, जिसके पास वक्त ही ना हो, जो सालों में घर आया करे? तो फौजी अपनी बीवी के साथ भी लेके जा सकते हैं। वो बच्चों की से अंदाज में पैर पटक कर बोली। हर फौजी अपनी बीवी को साथ लिए नहीं भरता। हम जैसा तो कभी नहीं। वो बड़े ऑफिसर होते हैं। आप कमांडर हैं। ऑफिसर नहीं हूँ। कमांडर्स को हमेशा कमांड पर रहना पड़ता है। इनका कोई घर नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। तो क्या आप कभी शादी नहीं करेंगे? वो एकदम चुप होकर संजीदगी से पूछने लगी। तुम जितनी नन्ही परी से तो हरगिज नहीं। और ये तुम्हारी उम्र ख्वाबों को पूरा करने की है। और ये गांव के लड़के वगैरह, इनका तो मैं बंदोबस्त करके जाऊंगा। खबरदार किसी की कोई फजूल बात सुनी हो तो। तुम्हारे लिए जो फैसला करेंगे बाबा करेंगे। समझ गई? तुम अभी इन मामलात के लिए बहुत छोटी हो। वो संजीदगी से समझा रहा था। वो सर झुकाए खामोश से सुन रही थी। तुम जब थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें एहसास हो गया कि जो पीछे रह गए वो दिन थे आम से। इनमें कुछ भी खास ना था। इंतजार, ये ख्यालात, ये सोचें, ये सब तुम्हें तब हंसने पर मजबूर कर देंगे। हमें हमारे लिए लोग मिल जाते हैं हमेशा। जिंदगी के पास अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ खूबसूरत है। मेरा यकीन करो। उसने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा वापस आता रहूंगा। जब जब मैं वापस आऊंगा तो मैं जिंदगी की नई मंजिलें पर देखने आऊंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो शफकत है जो अबू बकर के दिल में थी सेबल। और ये एहसास है जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारा एहसास होता है। मेरी कोई बहन नहीं थी, पर जब कोई अबू बकर ने मुझे यहाँ लेकर आया तो तुम्हें देखकर लगा कि अगर मेरी बहन होती तो तुम जैसी होती। तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने जो वादा किया था उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। हमेशा मौजूद रहूंगा तुम्हारी जिंदगी में। हाशिर बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहता उसकी आंखें नम कर गया। वैसे ही फरमाइशें करती रहना। जो चाहिए हो मुझे कहना। समझ गई? आखिर में उसने सवाल किया। सेबल ने इस बात में गर्दन हिलाई।
چلو اب واپس چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ پھر تو یہیں رہنا چاہیے۔ کیا آپ کو بارش نہیں پسند پاکی بے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پسند ہے پر ابھی میں بھیگنا نہیں چاہتا۔ چلو واپس۔ ہاشم نے آسمان کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ تھک بھی گئے ہوں گے، چلیں۔ وہ اٹھ کر اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ ہاشم نے اپنا فون نکال کر وہ نمبر ملایا۔ دا نمبر یو ہیو ڈائلڈ۔ ہاشم نے گہری سانس لیتے فون جیب میں ڈال دیا۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں بنا یہ خوبصورت کیفے قدیم طرز پر بنا ہوا تھا۔ بھوری لکڑی کا خوبصورت فن تعمیر کی شاندار مثال تھا۔ کیفے کے باہر گھنے پھولوں کی بیلیں لڑکی ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ اندر کا ماحول خوشگوار تھا۔ کشادہ جگہ میں فاصلے سے کرسیاں اور میزیں رکھی گئی تھیں۔ کچھ میزیں خالی تھیں، کچھ پر لوگ بیٹھے تھے۔ انہی میں سے ایک میز پر وہ چاروں بیٹھے تھے۔ توبہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی، جیسے ان سے خفا ہو۔ اریب کے چہرے پر فکر مندی جھلک رہی تھی، جبکہ حنین اور منان خاموش تماشائی تھے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو توبہ۔ کیسی غلط فہمی؟ توبہ نے تحمل سے جواب دیا۔ تم لوگوں نے کمانڈر کے کہنے پر مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر نہیں پھینکا۔ کمانڈر نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تمہاری صحت اور دماغی سکون برباد نہ ہو۔ میں نے اس مشن پر اپنا 100% دیا تھا اریب۔ وہ ایک دم مشتعل ہوئی اور میز پر ہاتھ مارا اور فوراً ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا میرا حق نہیں تھا کہ ہر اقدام ہر مرحلے سے باخبر رہتی؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، منان نے نرمی سے کہا، جس پر حنین اور اریب نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ میری بات سنو توبہ، کمانڈر ہی اپنے ہر عمل کا تمہیں بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ہم ان کے اقدامات اور ان کے خیالات کی تم کو وضاحت نہیں دے سکتے۔ اریب نے اس بات میں گردن ہلائی جیسے اس کی بات پر وہ متفق ہو۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حنین نے توبہ کی توجہ کافی کی طرف کی۔ توبہ نے کافی کا کپ ہاتھ میں لیا اور نگاہیں باہر سڑک پر جما دی۔ ان تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا۔ کل یا پرسوں تک کمانڈر پاکستان پہنچ جائیں گے، پھر تم ان سے مل کر ساری غلط فہمی دور کر لینا، اریب نے نرمی سے کہا۔ توبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، دل کسی نے جیسے بڑی بے رحمی سے دبا دیا ہو۔ میں اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ سرد مہرے سے بولی۔ لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ وہ تینوں ساکت رہ گئے۔ اریب بے یقین سا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ یہ لہجہ، یہ انداز کمانڈر کے لیے، وہ بھی توبہ کی طرف سے؟ ان کے درمیان مزید بھی کچھ تھا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو تم لوگ، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وہ تینوں لاجواب اور حیران سے ایک دوسرے کو تکنے لگے کہ توبہ وہ نہیں تھی جسے وہ لوگ جانتے تھے، یہ تو کوئی اور ہی تھی، کٹی کٹی سی ساتھ بیٹھے بھی اجنبی لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے جو صرف ان سے ہی نہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے خفا لگ رہی تھی۔ 2 مارچ کو ہمیں ہیڈ کوارٹر پیش ہونا ہے، میٹنگ ہے، اس میں تم بھی موجود ہوگی، اریب نے اسے بتایا۔ مجھے نوٹس نہیں ملا، توبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے اپنی میلز چیک کی ہیں؟ حنین نے اب کے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، جب چیک نہیں کیا تو کیسے نوٹس ملے گا؟ فرشتے آسمان سے وہی تو نہیں لے کر آئیں گے تمہارے لیے۔ میرے ڈیڈ بھی مجھے بتا دیتے، وہ تلخی سے بولی۔ تمہارے ڈیڈ نہیں چاہتے کہ تم میٹنگ اٹینڈ کرو، وہ تمہارے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، منان نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ اور تمہارا یہ رویہ بھی کچھ ایسا ہی اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں مزید ہم سے یا ملٹری ڈیوٹی سے کوئی سروکار نہیں رکھنا۔ معلوم نہیں کس چیز کا غصہ تم ہم لوگوں پر نکال رہی ہو۔ منان نے بغیر کسی کی لپٹی کے واضح کیے۔ تو بلب بھیجتے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ گئی۔ مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے اپنی سٹک پکڑی اور اس کے سہارے چلتی باہر جانے لگی۔ وہ تینوں خاموش نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ ماحول سوگوار اور بوجھل سا تھا۔ اب ان میں سے کسی کو بھی مزید نہیں یہاں بیٹھنا تھا۔ ان سب کا مزاج بدل گیا تھا۔ نیم تاریک کوٹھی میں کہیں سے قدرتی روشنی کا دخول ممکن نہیں تھا۔ فقط ایک زرد بلب تھا جو چھت کے عین وسط میں جل رہا تھا۔ ایک طرف پنکھا تھا، وہیں کونے میں بڑا سا پتھر تھا جسے ہٹا کر جسمانی خراج کی ضروریات پوری کی جا سکتی تھی۔ ایک طرف بنے لکڑی کے تخت پر بستر بچھا تھا جس پر وہ نیم دراز سا چھت کو گھور رہا تھا۔ چہرے پر نشانات جو کافی ہلکے پڑ چکے تھے، پہلے سے کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ دفتن کوئی وہاں جھانکا تھا۔ باہر آؤ، سخت لہجے میں حکم دیتے گیٹ کھولا گیا۔ امیش جو سپاٹ نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب آنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے اس نے راہداری میں جھانکا، وہاں کوئی بھی نہ تھا، وہ پوری راہداری خالی تھی۔ اسے یہاں تاریک راہداری کے سب سے آخری کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ دنوں کی گنتی بھولتا جا رہا تھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ چپ چاپ چلتے رہو،
बरहमी से कहा गया। अमश खामोश होकर आगे बढ़ता रहा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या आज फिर तफ्तीश? ओह, तुम लोगों के सवालात खत्म क्यों नहीं होते? वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे चलता वो सादा लिबास में मलबूस फौजी खामोश रहा, यहाँ तक कि मतलूबा कमरा आ पहुंचा। अमिश इस कमरे को पहचानता था। उसने गेट धकेला और अंदर दाखिल हो गया। सामने ही वो मानूस चेहरे जाहिर हुए। उम्मीद है दिन खैरियत से गुजर रहे होंगे। ऑफिसर आकिब ने तंजिया लहजा अपनाया, जिस पर अरमिश तलमलाहत का शिकार हुआ। उसके तासुरात बिगड़े जरूर, मगर वो जब्त कर गया। अकड़ और हठ धर्मी के नतीजे में वो 2 बार उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देते, और इसमें मजीद ताकत नहीं थी। खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठते, दोनों हाथ मेज पर रख दिया। हम तुम्हारा आखिरी बयान रिकॉर्ड करेंगे, कहते ही एक ऑफिसर ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अमिश के जहन में पिछली सारी तफ्तीशी सेशन घूम गए। अब तो उसे आदत हो गई थी। अपना तारुफ करवाएं। हुक्म दिया गया। अमिश बिन राफेल बानी, मैं नाइजीरिया में पैदा हुआ, रिहाइश अमारात के शहर शारजा। लहजा सादा था, अंदाज में थकन और गिरावट साफ जाहिर थी। अपने हर जुर्म का एतराफ करते हुए उसे अपना किया एक एक वो अमल याद आया, जब जिस पर कभी उसके हाथ नहीं कांपे, कभी उसका दिल नहीं दुखा, कभी कभी पछतावा नहीं हुआ। क्या वो इतना सख्त दिल था? कभी खुद से पूछता। लेकिन जमीर, इसमें होता तो अंदर से कोई जवाब आता। उसे तो याद भी नहीं था कि वो कब किस किस तरह कैसे कैसे जराइम करता यहाँ तक आ पहुंचा था। 40 दहाइयों से वो इस दलदल में धंसा हुआ था। उसने होश संभालने से कब्ल यही माहौल देखा था, और इसके लिए यही कामयाबी और दौलत की वाहिद सीढ़ी थी, और इस सीढ़ी ने उसे यहाँ पर ला पहुंचाया था। वापसी नामुमकिन थी। वो जानता था उसके पीछे अब कोई नहीं आएगा। शुरू शुरू के मरहले में उसे एक उम्मीद जरूर थी, जो दिन गुजरते खत्म हो चुकी थी। उसके हक में मजीद कुछ अच्छा होना होता तो हो चुका होता, लेकिन अब कुछ भी मुमकिन नजर नहीं आता था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज लैंड हुआ ही था जब मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज हवाएं जिस्म को राहत से दे रही थी, लेकिन ठंड का एहसास अपनी जगह कायम था, जिसे बारिश की ठंडी बूंदें मजीद बढ़ावा दे रही थी। वो स्याह हुडी सर पर डाले बैग घसीटता एयरपोर्ट से निकला ही था जब स्याह कार आकर उसके सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ तो एक चेहरा नजर आया। वो अरीब था। मुस्कुराकर सर खम दिया। पाकिस्तान में खुश आमदीद कमांडर। तुम्हें किसने कहा मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूँ? हाशिर मुस्कुराया, अपना सूटकेस पिछली सीट पर रखने लगा। फ्रंट सीट पर बैठते उसने सरसरी निगाह कार के इंटीरियर पर डाली। खूबसूरत। तुम्हारी है? हाशिर ने सराहने वाली निगाह उससे इसको देखा। शुक्रिया। मेरी नहीं है, हनैन के वालिद की है। तुम लोग फैमिली से मिलने नहीं गए? हम मिलकर आ चुके। फिलहाल तो मीटिंग के इंतजार में है। इसके बाद ही तफसीली मुलाकात हो सकेगी घर वालों से। अरीब ने पुरसकून लहजे में कहा। अरीब ने कुछ कहने को लब खोले, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गया। हाशिर जो उसको देख रहा था समझ गया कि किस हवाले से कुछ कहने लगा था। कुछ खाएंगे? फ्लाइट में खा चुका। फ्लाइट को छोड़ें, कुछ अच्छा खाते हैं, देसी सा, किसी और वक्त। हाशिर ने नरमी से टाल दिया। अरीब ने एक नजर उसके चेहरे को देखा। वही बेतासुर खामोश, कुछ ना बताता हुआ चेहरा, कुछ छुपाती हुई आंखें। बारिश वैसे ही अपनी रफ्तार से बरस रही थी। गाहे बागाहे बादल गरजते तो फिजा में एक लरसती आवाज गूंज जाती। कहाँ ड्रॉप करना है आपको? अरीब ने पूछा। मेरा फ्लैट याद है? हाशिर ने आहिस्तगी से सवाल किया। जी, याद है। अरीब ने एक नज़र फिर उसके चेहरे को देखा और फिर गाड़ी चलाने लगा। क्या मैं आज रात आपके फ्लैट पर रुक सकता हूँ? जरूर। वह फकत इतना ही बोला। अरीब ने सुकून की सांस ली। मुझे कभी नहीं बता सका, लेकिन उसे हमेशा हाशिर के गिर्द एक पुरसुकून, एक हिफाजती हिसार का एहसास होता था। ऐसा एहसास जो किसी बच्चे को अपने बाप या बड़े भाई के आसपास महसूस हुआ करता था। आपके बाबा पाकिस्तान में हैं? अरीब ने पूछा। हाँ, मीटिंग के बाद घर जाऊंगा। हाशिर ने इस सवाल के बाद मुतवक्किल सवाल का जवाब भी साथ देकर उसे सहमत से बचा लिया। गाड़ी की फिजा में खामोशी छा गई थी। अरीब ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। हाशिर ने जेब से फोन निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचते हुए नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। लम्हे भर को इसका सांस ऊपर का ऊपर रह गया। कॉल जाती रही, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। यहाँ तक कि कॉल कैंसिल हो गई। वो कई लम्हे तक चुपचाप फोन स्क्रीन को देखता रहा। अरीब ने कनखियों से उसकी तरफ देखा, लेकिन खामोश रहा। यहाँ तक कि हाशिर का फ्लैट आ गया। वो साथ ही गाड़ी से उतरे थे। हाशिर ने निगाहें उठाकर अपने फ्लैट की खिड़की को देखा। ये पहला घर है जो मैंने खरीदा था, अपनी पहली कमाई से। उसने गहरी सांस लेते हुए बताया। शायद तभी आप जब भी वापस आते हैं पहले यहाँ आते हैं। अरीब ने मुस्कुराकर कहा। हाँ।
हाशिर कहता हुआ आगे बढ़ा। अरीब इसके साथ चलता है, इसकी पहली मुलाकात को याद करने लगा। जब वो चारों यहाँ पहली दफा आए थे, वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मास्को के घने जंगलात के वस्त में खड़े आलीशान महल पर घोर सन्नाटे का पहरा था। चंद मसनूई रोशनियां जो इस घने जंगल और स्यारात की तारीकी को कम करने में पूरी तरह नाकाम थी। हवा वक्फे वक्फे से चलती, फिर रुक जाती। तफत ने एक सनसनाती हुई आवाज फिजा में तेज रोशनियों के साथ महल की जानिब बढ़ती दिखाई दी। सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट था। फौरन कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन जैमर्स ऑन होने के बायस ड्रोन डगमगाने लगा और फिजा में ही उसे नाकाम बनाने के लिए एक हमला किया गया। महल से कुछ ऊंचाई पर धमाके की आवाज के साथ फिजा में गहरे धुएं के मरहोले उठने लगे। देखते ही देखते फिजा गोलियों की थरथराहट से गूंजने लगी। इमरजेंसी अलार्म जोर जोर से बजने लगा। वी आर अंडर अटैक। कंट्रोल रूम से ऐलान होते ही महल का एक एक सिपाही चौकन्ना होकर मैदान में उतर आया और तसादम शुरू हो गया। कई बावर्दी कमांडर महल के अहाते से निकलते जंगल में चारों तरफ फैलने लगे। फिजा में हनूज धुआं छाया हुआ था। धुआंधार फायरिंग इस बात की गवाह थी कि ये जंग जल्द थमने वाली नहीं थी।